नमस्ते स्टूडेंट। अपन पढ़ेंगे आज शमशेर बहादुर सिंह को, जिन्होंने उषा कविता लिखी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म होता है 1911 में देहरादून के अंदर और इनकी मृत्यु होती है 1993 में। शमशेर बहादुर सिंह की 8-9 वर्ष की उम्र में इनकी माताजी का निधन हो जाता है। जब शमशेर बहादुर सिंह 18 साल के होते हैं इनकी शादी होती है और 6 वर्ष का साथ निभाकर इनकी पत्नी गुजर बसती है। शमशेर बहादुर सिंह को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने काल, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, आदि। शमशेर बहादुर सिंह ने हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन किया। इनका निबंध संग्रह दोआब, शमशेर बहादुर सिंह के निबंध संग्रह का नाम है दोआब। और इनकी कहानी, इनका एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा इनका कहानी संग्रह है। इनकी जो रचना है चुका भी हूँ नहीं मैं को 1977 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 1977 के अंदर चुका भी हूँ नहीं मैं को 1977 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। खुद को हिंदी और उर्दू का दुआ मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह की कविता है जो एक संधि स्थल पर खड़ी है। शमशेर बहादुर सिंह खुद को हिंदी और उर्दू का दुआ मानते थे और इनकी जो कविताएं हैं वो एक संधि स्थल पर, यानी दो का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर इनकी कविताएं खड़ी है, हिंदी और उर्दू में। हिंदी और उर्दू का जो है संधि स्थल, उसके ऊपर खड़ी है इनकी कविताएं। इनकी जो कविता है उषा व सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित होने वाले, इसके अंदर जो शब्द चित्र दिए गए हैं कि किस प्रकार सूर्योदय के समय क्या है कि प्रकृति है वो पल पल अपना रूप बदलती रहती है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। और इन्होंने हिंदी और उर्दू के शब्दकोश का संपादन किया। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमारे गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्ष्य बनते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का माणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राग से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खिड़िया चाक ही हमारे सामान्य घरेलू परिवार की बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। उषा कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे घुल गई हो, स्लेट पर या लाल खिड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्रात नभ था बहुत नील संग जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर प्रातः का अर्थ होता है प्रातःकाल, सुबह का समय। नभ यानी आकाश, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। चौका कहते हैं रसोई घर अथवा उसका फर्श, चौका बोलते हैं रसोई घर को या उसके फर्श को। लिपा हुआ यानी राख की घोल से अभी लिपा हुआ है। जो अपन राख को और थोड़ी सी जो मिट्टी होती है उसे राख के अंदर मिलाकर जैसे अपन लीपते हैं उसे लिपा हुआ कहते हैं। राख की घोल से पोता जाए उसे अपन लिपा हुआ कहते हैं। यहाँ पर कवि क्या है कि उषा यानी सूर्योदय के समय कि उसकी प्राकृतिक छटा कैसी लगती है उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। कि सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले का समय, जब धुंधला अंधेरा सा और सूर्योदय होने वाला है, उस समय के वातावरण को कवि क्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय कैसा मनोहारी दृश्य, उसके बारे में कवि बता रहे हैं।
कवि कहता है कि प्रातःकाल का आकाश एक गहरे नीले रंग जैसा है, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। यानी प्रातःकाल का जो आकाश है, जो सूर्य है, वह आकाश है जो एक गहरे नीले रंग जैसा है, नीला शंख जैसे। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, यानी प्रातःकाल का जो समय है, प्रातःकाल का जो आकाश है, वह एक गहरे नीले रंग जैसा है। भोर होने पर वह प्रकाश के मेल से राख जैसे रंग का हो गए हैं। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहाँ पर कवि क्या करें, जैसे गाँव में सुबह क्या है कि घरों के अंदर जो रसोई होती है वो क्या है कि पहले कच्ची रसोई हुआ करती थी। कच्ची रसोई हुआ करती थी। कच्ची कैसे? गोबर से या कच्ची ईंटों से, गोबर से लिपी हुई, कच्ची ईंटों से बनी हुई और गोबर से लिपी हुई, ऐसी रसोई हुआ करती थी। आज की तरह पक्की रसोई नहीं थी, गैस की रसोई नहीं थी। आज तो अपन घरों में गैस रखते हैं और रखते हैं, उस समय यह कुछ नहीं था। उस समय चूल्हे पर खाना बनता था और जो रसोई होती थी वो क्या है, कच्ची ईंटों से होती थी और गोबर, मिट्टी, राख आदि मिलाकर उसे क्या है कि लिपा हुआ होता था। सुबह सुबह क्या है कि अब तो अपन गैस साफ़ करते हैं, सुबह उठते हैं चाय बनाने से पहले गैस साफ़ करते हैं, घरों में सभी करते हैं। उस समय क्या है कि वो चौका देते थे पहले। जैसे राख है, राख में थोड़ा पानी मिला लिया, एक कपड़ा ले लिया और उसका क्या है, चौका दे दिया। तो वही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भोर होने पर, सुबह उठते उठते की बात है, भोर होने पर प्रकाश के मेल से राख जैसे रंग का हो गया है क्या, रसोई। अब वह राख से लिपे फर्श वाले किसी रसोई घर के सामने लग रहा है। अभी अभी लिपे जाने के कारण वह गीला है। अभी अभी क्या लिपा जा रहा है, अभी अभी रसोई को लिपा जा रहा है और राख से लिपा हुआ चौका है, उसे क्या है, जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका होता है वह किस प्रकार का होता है, स्लेटी। राख कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, स्लेटी रंग की। और उस चौके को मान लो अभी अभी लिपा है तो वह चौका कैसा लग रहा है, अभी गीला है। और जब सूर्योदय हो रहा है तो उस सूर्योदय के समय की बात है, सूर्योदय के आकाश की बात है, वह कैसा लग रहा है, वह लग रहा है राख से लिपा हुआ चौका। जिस तरह राख से लिपा हुआ चौका होता है, रसोई घर का जो चौका होता है, राख से लिपते हैं, उस समय वह जैसा लग रहा है उसका वर्णन कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह रसोई घर का चौका लग रहा है उसी प्रकार का आकाश भी लग रहा है। आकाश कैसा लग रहा है, उस प्रकार का लग रहा है जिस प्रकार रसोई घर का चौका लग रहा है। बहुत काली सील जरा सी लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। स्लेट पर लाल खिड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर लाल खिड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सिल, यहाँ पर सिल किसे कहते हैं, सिल कहते हैं जो अपन गाँव में जिसे अपन लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं तो वो पीसते हैं, उसे कहते हैं, जिस पर पीसते हैं उसे कहते हैं सिल। आजकल लोग सिल पर कोई नहीं पीसता है। गाँव में तो फिर भी देखने को मिल जाएंगे एक आध दो चार घरों में, लेकिन आजकल तो मिर्ची को पीसते हैं सीधे मिक्सी के अंदर ग्राइंडर करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। प्रयुक्त होने वाला पत्थर का टुकड़ा, सिल कहते हैं मसाले चटनी आदि पीसने के लिए जो टुकड़ा होता है सिल का, उसे सिल कहते हैं। केसर, कश्मीर में पैदा होने वाला लाल पीले रंग का एक पुष्प, जो केसर जो कश्मीर में पैदा होती है। स्लेट, हल्के काले पत्थर की चौखट पतली प्लेट जिस पर चाक या खिड़िया चाक से, अरे अपने जो स्लेट होती है कैसी होती है, थोड़ी काले कलर की नहीं होती है क्या? बच्चे अपन पहले दूसरे के अंदर अपन पढ़ते थे उस समय की बात है। आज वो बच्चे क्या है कि सीधे नोटबुक लेकर आते हैं, पेंसिल लेकर आते हैं। पहले पेंसिल और नोटबुक नहीं मिला करते, पहले मिला करती थी स्लेट। वह स्लेट कैसी, काली हुआ करती थी और उस पर किससे लिखते थे, उस पर चाक से लिखते थे। अरे चाक जो अपन इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, ऐसी चाक या भरता, उस चाक से लिखते थे। खड़िया, खड़िया होती है सफ़ेद रंग की मिट्टी का टुकड़ा जिसे बोर्ड या स्लेट पर, अब ये चौक है, ये खिड़िया है, खिड़िया चौक। इसे बोर्ड पर जिसे अपन लिखते हैं उसे बोलते हैं खिड़िया, मिट्टी की बनी हुई होती है। चाक, खड़िया, खड़िया से बनाई गई लिखने की बत्ती यानी ये जो मेरे हाथ में जो चौक है ये बत्ती है, ये खड़िया से बनाई हुई, खड़िया मिट्टी से बनाई हुई। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खिड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर कवि क्या करें, कवि कहता है कि गहरे नीले या काले आकाश में उषा कालीन लालिमा,
यानी सुबह का जो सूर्योदय का समय है, रात को अंधेरे में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कि गहरे नीले या काले आकाश में उषाकालीन जब सूर्योदय होता है उस समय की बात है। उषाकालीन लालिमा ऐसी लग रही है जिसे मानो काले सिल पर किसी ने केसर मिले पानी को से धो दी है, अथवा किसी ने लाल रंग की खिड़िया या चौक को स्लेट पर मल दिया है। सुबह का समय कैसा लग रहा है? रात को आकाश कैसा दिखाई देता है? रात को आकाश दिखाई देता है काला, नीला या काला दिखाई देता है। और सुबह जब उषाकालीन जब थोड़ा सा जैसे उजाला होता है उस समय कैसा लगता है? जैसे केसर से किसी ने इसको धो दिया हो, लाल रंग की केसर से किसी ने इसको धो दिया हो, या जो स्लेट पर अपन लिखते हैं उसे लाल जो चौक होती है, लाल चौक, अरे अपन साइंस के अंदर चित्र नहीं बनाते हैं क्या? लाल चौक, हरी चौक, जो लाल चौक होती है अपन स्लेट पर जैसे रगड़ देते हैं, किसी पूरी स्लेट को उस लाल चौक से भर दिया, तो वह कैसा दिखाई दे रहा है? उसी समय का सूर्योदय का समय वह दिखाई दे रहा है। सूर्योदय उषा के समय, उषा यानी प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल का जो आकाश है वह वैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे काली सील पर किसी ने उसे लाल केसर से धो दिया हो, या जो स्लेट है उस पर किसी ने लाल खिड़िया होती है, लाल जो चौक होती है उससे किसी ने लिख दिया हो। इस प्रकार का सुबह का वह आकाश दिखाई दे रहा है। कवि आगे क्या कह रहे हैं? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? नील यानी नीला, गौर यानी गोरी, झिलमिल यानी जो चमकता है, जैसे चमकता है और हिलता है उसे कहते हैं झिलमिल। देह का अर्थ होता है शरीर, जादू का अर्थ होता है, वैसे जादू का अर्थ होता है किसी पे जादू करते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है मनमोहक दृश्य। यहाँ पर कवि किस जादू की बात कर रहा है? जादू कर रहा है मनमोहक दृश्य की। सुबह का मन को मोहने वाला दृश्य। उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल, सूर्योदय, सूर्योदय यानी पूर्व दिशा से सूर्य का उगना। सूर्य कौन सी दिशा से उगता है? सूर्य उगता है पूर्व दिशा से। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि सूर्योदय से पूर्व में आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी का गोरा या झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। किस प्रकार? सूर्योदय के समय होते ही सूर्योदय हो रहा है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि जादू यानी मन को मोहने वाला जो दृश्य है वो क्या है कि इस सवेरे अब टूटता है। किस प्रकार टूटता है? सूर्योदय के यानी सूर्य पूर्व दिशा से जब सूर्य उगता है तो इस मनमोहक दृश्य का जादू टूट रहा है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नील जल यानी जो नीला जल है, नीला समुद्र है, उसके अंदर मान लो किसी की देह या किसी की परछाई जैसे पड़ती है तो वह जैसे जैसे पानी हिलता है वैसे वैसे परछाई हिल रही है। उसी प्रकार नील जल कहा गया है आसमान को, कि आसमान में जैसे किसी की झिलमिलाती देह, जैसे किसी के झिलमिलाने से जो हिलता है और वह दृश्य मनमोहक लगता है, उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूर्य के उदय होते ही आकाश का यह उषा काल और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सूर्योदय होता है तो आकाश का यह उषा काल यानी जब सूर्य उदय होने से पहले और रात के बाद का, जब तारे तो क्या है कि छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं और उजाला हो रहा है, उस समय की बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। आकाश का यह उषा काल का जादू जैसे मोहक दृश्य वह अब अदृश्य हो रहा है, और सूर्य का जैसे जैसे प्रकाश तेज होता है वैसे वैसे इसके सारे रंग हैं वो क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। नील जल यहाँ पर आकाश को कहा गया। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, कि सूर्योदय के समय जब जैसे जैसे सूरज की किरणें वो तेज़ हो रही है वैसे वैसे सूर्योदय का जो जादू है यानी उषा काल का जो जादू है वह अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि ने नीला आकाश, नीला सरोवर और सूर्योदय की पूरे सूर्य किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को एक गोरी रमणी के समान बताया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर।
उषा कविता में किसका वर्णन है? सूर्योदय का वर्णन है, सूर्यास्त का वर्णन है, बादलों का सब चित्र, सवेरे की लालिमा का वर्णन है। उषा कविता के अंदर सवेरे की लालिमा का वर्णन है। जादू टूटता है उषा का में जादू का अर्थ है, जादू का क्या अर्थ है? जादू का अर्थ है आकर्षण। आकर्षण कैसा आकर्षण? उषा काल के समय का आकर्षण। भोर का आकाश किसके समान नीला था? भोर का आकाश किसके समान नीला था? भोर का आकाश नीले संग के समान नीला था। कवि ने नभ को राग से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने नीले आकाश को भोर के हल्के सफ़ेद प्रकाश के मिल जाने पर राग जैसा रंग दिखाई देने के कारण कवि ने उसे राग से लिपा चौका बताया। कि नीला आकाश है जो भोर के समय हल्का सफ़ेद इसमें प्रकाश मिलता है तो वह राग के जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा दिखाई देता है? राग के जैसा। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? जादू टूटने का तात्पर्य है कि सूर्योदय होता है। जादू टूटने का अर्थ है कि जब जैसे सूर्योदय होता है वैसे आकाश में दिखाई देने वाला उषा यानी सूर्योदय का जो मनमोहक दृश्य है वह क्या हो जाता है? वह समाप्त हो जाता है। लाल कैसे रहता है? लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि यहाँ पर व्यक्त करना चाहता है कि जिस प्रकार स्लेट का रंग हल्का काला होता है उस पर यदि लाल खड़िया यानी लाल चौक से मल दिया जाए तो उसके माध्यम से काले या नीले आकाश में जिस प्रकार उषा की लालिमा होती है, लालिमा को मन के पट में जिस प्रकार उतारा जाता है, इन दोनों उपमानों से कवि उषा काल के जादू को हम तक पहुंचाना चाहता है। उषा कविता में कवि क्या संदेश देता है? उषा कविता में कवि कहता है कि जो संदेश है, निहित परंपरा रही है, उसे हटकर कवि नवीन उपमान इसके अंदर लाता है। नवीन क्या उपमान लाता है कवि इसके अंदर? कवि नवीन उपमान लाता है, नवीन उपमानों का प्रयोग करता है। पाठकों की जो पढ़ने वाले उनकी प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, उनकी प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाना चाहता है। और कवि ने पाठकों के साथ यानी हमारे साथ कवियों ने चुनौती में संदेश दिया है कि परंपरा से हटकर प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग जगाएं। हम क्या है, एक सीधी परिपाटी पर चलते हैं, उससे हटकर क्या करें? लोगों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम जगाएं। उषा कविता की शिल्पगत विशेषताएं क्या है? उषा कविता में कवि ने भोर के प्रतिपल बादलों के बदलते दृश्यों को चित्रित करने के लिए प्रातःकालीन आकाश को नीला शंख राग से लिपा हुआ गीला चौका, काली सिल पर लाल केसर, लाल खड़िया चौक से मली स्लेट तथा नीले जल में झिलमिलाते गौर वर्ण शरीर जैसे उपमानों से प्रस्तुत किया है। अतः उषा कविता प्रमुख शिल्पगत विशेषता इसमें नवीन बिंब योजन है। इसकी शिल्पगत विशेषता है इसमें कवि ने नवीन बिंबों का यानी नए नए बिंबों का प्रयोग किए हैं। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में, जैसा अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, ओके। अपना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में अपन कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।